चलिए, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस सेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी को छोड़ के इकोनॉमिक्स। अभी देखो कैसे जबरदस्त तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले मैं पहले आपको बता दूं, वो जो घिसी पिटी इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आए हुए हैं वो बिल्कुल मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं वैसा टीचर हूं ही नहीं। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूं, ठीक। तो आज जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं वो एक अलग लेवल की इकोनॉमिक्स आज आप पढ़ने वाले हैं। दो तरीके से मैं हमेशा पढ़ाता हूं, केवल मैं कंपटीशन के नजरिए से आपको नहीं ये पढ़ाने वाला हूं। ये सेशन आपको देश में चल क्या रहा है, हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, एक जागरूक नागरिक के नाते भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश कैसे चल रहा है, सरकारें कैसे चल रही है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। बिकॉज आफ्टर ऑल ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद, फार्मासिस्ट के बनने बाद आप उसी अर्थव्यवस्था का पार्ट बनने जा रहे हैं। सो एज ए नागरिक भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग सकता है कि सर ये तो बहुत हाई फाई या पीजेस लेवल का पढ़ा रहे हो। इट मे बी, बट आप यकीन मानिए, ये जो आधे घंटे, एक घंटे, डेढ़, मुझे नहीं पता ये सेशन कब तक चलने वाला है, लेकिन मैं जितना टारगेट बना के आया हूं उतना मैं पढ़ा के ही जाऊंगा आपको। तो पहले बता दूं, जो लोग नहीं खाना वाना खा के आए हैं आप बीच में छोड़ के जा भी सकते हैं। ये सेशन बाद में भी अवेलेबल होगा। जो लोग टिके रहेंगे, डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज एक डिफरेंस आप जो है इकोनॉमिक्स में सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए लेट्स स्टार्ट। यस, आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए, क्योंकि एक बार में अगर चालू हो गया तो फिर पढ़ाते 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 मुझे नहीं पता कितना बजने वाला है। जरा एक बार फटाफट बता दीजिए, ठीक है। दो पर्सपेक्टिव ये क्लास इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में तो आएगा ही आएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन, ये रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। एक लाइन की डेफिनेशन दे दिया जाएगा, अच्छा जब आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया तब क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं कि रिवर्स रेपो रेट। तो वो तभी आप सवाल लगा पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। यस सर, ऑल क्लियर सर, ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो पिछली बार पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बैंकिंग सिस्टम, ठीक। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे कंट्रोल होती है, दो पॉलिसी से। एक पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, एक पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिटी। मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक नीति, फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय नीति। जब पूरी अर्थव्यवस्था को सरकार अपने थ्रू कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं फिस्कल इकोनॉमी, ठीक है। हाँ बताइए, कोई हैंड रेज कर रहा है, कोई दिक्कत? दिवाकर जी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, लास्ट में सवाल पूछिएगा, लास्ट में। अभी अगर बीच में टोक देंगे फिर मेरा रिदम टूट जाएगा, फिर बहुत अच्छी अच्छी जो बातें आपको पता लगने वाली थी यू विल बी मिसिंग आउट, ओके। तो जानबूझ के बेवजह हैंड रेज मत करिए, इससे डिस्टरबेंस होता है टीचर को, और रिदम टूटता है तो बहुत सारी चीजें मिस होती हैं। आफ्टर ऑल लास्ट आपका ही होता है। तो अर्थव्यवस्था दो तरीके से रेगुलेट होती है, ध्यान से समझिए, बहुत लोग नए हैं मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में, तो उनके लिए थोड़ा सा। दो तरीके से, एक सरकार कंट्रोल करती है, दूसरा कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अर्थव्यवस्था को जब आरबीआई और उसकी कमेटी होती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति वाली जो कमेटी होती है, जिसमें आरबीआई के भी लोग होते हैं, जिसमें सरकार के भी हिस्से होते हैं, एक चेयरमैन होता है और उसको कुछ चेले चपाटी होते हैं, ये लोग मिलकर अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। तो वो लोग जो नीति बनाते हैं अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई और ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो आप पढ़ने जा रहे हो ये किसका पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का। कैसे हम बैंक रेट चेंज करें, कैसे हम रेपो रेट चेंज करें, हम कैसे रिवर्स रेपो रेट चेंज करें, एमएसएफ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये सब जब हम पढ़ेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, भाई क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। वास्तव में जेन्युइन इशू है या फिर आप पढ़ाने नहीं देना चाहते, वो आप क्लियर नहीं है तो अपनी कर दीजिए। अगर आप पढ़ाने नहीं देना चाहते तो भाई नहीं पढ़ाता हूं, फिर आप खुश हो जाइए आज के लिए। और अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी देर कोऑपरेट कर लीजिए, इट्स बेटर। टीचर अगर बेस्ट क्वालिटी का है, अगर आप उसको नहीं यूज कर पाए तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अननेसेसरी हैंड रेज मत करिए। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या होता है, सब एक एक करके अभी समझाने वाला हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर 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 एस एल आर क्या होता है, ये सब न्यूज में सुनते होगे आप, कि आज
आरबीआई ने रेपो रेट चेंज कर दिया। बैंकिंग वाले तो रोज रट्टा मारते रहते हैं इसको। महंगाई बढ़ रही है साहब, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कैसे लड़ेंगे हम लोग? तो जब कभी आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे, क्रैक करोगे, सरकार का हिस्सा बनोगे, तो ये सब चीजें आपको डील करनी पड़ेगी पॉलिसी मेकिंग में। तो सीआरआर, एसएलआर कैसे, ये सब। एनडीटीएल क्या होता है, इसके बारे में मैं देख रहा था, सीजीएचएस 2018 हैदराबाद में सवाल पूछा गया था। एनडीटीएल, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से सवाल पूछा जाता है कि पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस ईयर में हुआ था, बाद में किस ईयर का। फिर बैंकों का विलय भी पूछा जाता है, किस किस बैंक को मिला के कौन सा बैंक अभी बना दिया गया है। ये सब आप देख रहे होगे, बहुत सारी बैंक है। फिर आप न्यूज में सुनते होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी पार्टियां चंदा इकट्ठा कर रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें पैसा आप इन्वेस्ट करके फिजिकल सोना ना देके आप बॉन्ड लेते हो, उसके बदले आप पैसा जमा करते हो, इससे भी आप पैसा कमाते हो। आजकल हम लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, उस पर बात मैं करूंगा। आजकल आप लोग स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में चल रहा है। किसी भी कोई का नाम ले लीजिए, उसको फंड देने के लिए तो आप पढ़ोगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ। ये सब क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको दूंगा। पीएचडी नहीं करना है, जानकारी बस रखना है। मनी लॉन्ड्रिंग, आजकल आप लोग न्यूज में सुन रहे होगे, एफएटीएफ, पाकिस्तान बड़ा परेशान रहता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए बढ़ गया है, सरकारें बड़ा ब्लेम करती, कांग्रेस ने बीजेपी को, बीजेपी ने कांग्रेस को, ये सब चलता रहता है कि आपके टाइम पे कर्जा था, नहीं मेरे टाइम पे कर्जा उतर गया, आपके टाइम पे भाग गया, आपके टाइम ये हो गया, ये एनपीए। तो एनपीए किसे बोलते हैं कि कितना दिन में पैसा अगर नहीं आप बैंक का चुकाते हैं तब इसको एनपीए बोला जाएगा। ये सब बातें पढ़ेंगे। फिर आजकल देख रहे हो कि ये सब पेमेंट मेथड है, इन सब से सवाल आपको पूछा जा सकता है कि यूपीआई क्या, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये कौन कर रहा है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब सारी चीजें हम लोग। फिर बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब का। ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कैसे चेंज करके चीजें जो है महंगाई कंट्रोल की जाती है। इतना कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं, और मुझे नहीं पता कि आधे घंटे में कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म होने वाला है, बट इतना गारंटी दे सकता हूं कि आपको बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं मैं। बस खाली कोऑपरेट करिए थोड़ा सा। लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला हम जो देखते हैं साहब, बैंक रेट देखते हैं। आइए, बैंक रेट ये पढ़ते हैं जरा हम लोग। बैंक रेट किसे कहते हैं? हाँ, एक तो मैं भूल ही गया, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। जब सरकार अपने कंट्रोल में करती है तो सरकार क्या करती है, बजट ले आती है। सरकार क्या करती है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा देती है। सरकार क्या करती है, जीएसटी चेंज कर देती है। सरकार बजट में बोल देती है इतने लाख इनकम वालों को इतना टैक्स ही होगा। तो अर्थव्यवस्था को सरकार भी कंट्रोल कर रही है, उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, हिंदी में जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये वाली फिस्कल पॉलिसी, समझ में आई बात? एक मौद्रिक नीति होती है, वो कौन ले आता है, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जबकि फिस्कल पॉलिसी कौन ले आता है, पॉलिसी कौन ले आता है, सरकार। तो जब सरकार अर्थव्यवस्था कंट्रोल करने लगे तो उस पॉलिसी को बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। चलिए लेट्स स्टार्ट, ये पढ़ते हैं। देखिए, ये जो बैंक रेट है, बैंक रेट का मतलब है कि बैंक को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार मिल रहा है। बैंक को किस में मिल रहा है, क्योंकि बैंक को चलाने के लिए तो उसको एम्प्लॉय है। बैंक आपको लोन कैसे देगा, जब बैंक के पास पैसा आएगा। और बैंक के पास पैसा कौन देता है, आरबीआई, पप्पा जी। तो बैंकों के बैंक आरबीआई, सरकार का बैंकर आरबीआई, पैसे जारी करने का काम आरबीआई, कंट्रोल करने का काम आरबीआई। समझ गए? देख लो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? चलिए, बढ़िया बेहतरीन क्लास चल रही है। तो जब आरबीआई साहब, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, जब आरबीआई किसको देती है पैसे, बैंक को, कितने समय के लिए सर, लॉन्ग टर्म के लिए। और कोई चीज हम लंबे समय पे अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है साहब। ऐसे रेट को बोलते हैं बैंक रेट। लिख लीजिए फटाफट, ये डायग्राम बनाइए। व्हेन आरबीआई प्रोवाइड्स मनी और लोन टू बैंक्स, बैंक में कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई हो, पीएनबी हो, कोई सी भी हो, टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म विथ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। लिख लीजिए इसी बात को अंग्रेजी में अपनी भाषा में बना के फटाफट।
अभिषेक जी अभी क्लियर, अभी नॉट क्लियर है, चक्कर क्या है आपका? या तो आप क्लियर ही हो जाइए या तो नॉट क्लियर हो जाइए। और साहब ये लिखा हुआ लॉन्ग टर्म, तो कितने महीने के लिए? मैक्सिमम 90 दिन के लिए। 90 दिन बोले तो 3 मंथ्स। एक टॉपिक क्लियर हो गया। बहुत प्रिसाइज पढ़ा रहा हूं आपको, फालतू कुछ भी नहीं, यही पूछा जाएगा कि व्हेन आरबीआई गिव्स लोन, तो उधर पे क्या है, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर रेपो रेट में भी आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, लेकिन फर्क क्या है, इधर लंबे समय के लिए दे रहा है, इधर शॉर्ट समय के लिए दे रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है कि छोटे समय के लिए दे रहा है कि लंबे समय। तो लंबे समय का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम 90 डेज। लिख लीजिए, व्हेन आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक, या आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है, हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में लोन देता है लंबे समय अवधि के लिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक के लिए दे सकता है? 3 महीने। समझ गए? इसके बाद अगर आप नहीं दे पाए, चुका पाए, ये बैंक नहीं चुका पाए, उसको वो एनपीए बोल देते हैं कि 90 समय तक अगर आपने लिया, 90 दिन के अंदर अगर आप नहीं चुका पाए, तब उसको एनपीए में चला जाता है वो पैसा, कि मतलब आप नहीं मिलने वाला, उम्मीद खत्म है। चलिए साहब, रेपो रेट में फिर फर्क क्या है? सब कुछ सेम है। रेपो रेट में भी आरबीआई क्या कर रही है, बैंकों को ही लोन दे रही है, बैंक्स को लोन दे रही है, लेकिन साहब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट, और शॉर्ट और लॉन्ग को स्टार मार्क बना लीजिए आप, वरना आप जब 2 महीने बाद 1 महीने बाद पढ़ेंगे, आपको कुछ हवा नहीं लगने वाली है। चलिए ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। व्हेन आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक फॉर शॉर्टर टाइम, अब कम समय के लिए देगी तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। समझ आई बात? ठीक है, चलिए अभी शॉर्ट कितने दिन के लिए साहब? 1 दिन के लिए। बैंक 1 दिन के लिए भी आरबीआई से पैसा ले सकता है, 1 दिन के लिए, 1 डे के लिए। चलिए 1 दिन के लिए पैसा कम पड़ रहा है, मान लो इस दिन पैसा निकालने वाले ज्यादा लोग आ गए, पैसा कम पड़ रहा है, 1 दिन के लिए लोन ले लेगा बैंक। बैंक रेट, रेपो रेट क्लियर हो गया। आरबीआई टू बैंक है, बैंक टू आरबीआई नहीं है। चलिए साहब, ये वाला सियापा खत्म हो गया। अब आते हैं जरा, खिचड़ी खत्म करते हैं उसको। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सुनने में आएगा आपको, न्यूज में सुनोगे, आज के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बेहतरीन समझ में आएगा आपको। रिवर्स का मतलब क्या हो गया साहब? उल्टा। अभी क्या हो रहा था, आरबीआई टू बैंक हो रहा था, अब ये रिवर्स हो रहा है। कभी कभी आरबीआई के पास भी, अब आरबीआई के पास पैसा कहां से आएगा? आरबीआई के पास पैसा कहां से आएगा? जो टैक्स वगैरह का पैसा, सरकार सरकार के खाते होते हैं, कुछ जो फंड होते हैं, वो कहां रहता है? आरबीआई के पास, उधर पे। तो मेन खजांची कौन है? इधर आरबीआई, मेन कैशियर। लेकिन इसके पास और कैसे पैसे, मान लो कि बहुत ज्यादा खर्चा है, तब ये क्या करेगा? आईएमएफ लोन लेगा। तो जब भारत आईएमएफ से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, कुछ भी पैसा आएगा, वो आएगा आरबीआई में ही पैसा आएगा, प्रधानमंत्री खाते में नहीं आता है, वो इधर आएगा। समझ गए? जब सरकारें अपना बॉन्ड बेचती हैं, अपना सिक्योरिटी पेपर बेचती हैं कि ये लीजिए कागज साहब, और इतने साल के लिए हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको इतना % ब्याज कर देंगे, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी पेपर्स, बॉन्ड्स। बॉन्ड का मतलब कि हमने भारत सरकार का कागज है, उस पर लिख दिया कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको इतने इंटरेस्ट पे इतने साल बाद आप अपने रिटर्न कर देंगे। तो गवर्नमेंट तो एक स्टेबल है, आरबीआई तो भाग नहीं जाएगा, तो बाहर की सरकारें क्या करती हैं? आरबीआई को पैसा दे देती है उसकी क्रेडिबिलिटी पे, सरकार कोई भी है आरबीआई तो रहेगा ही। तो जब आरबीआई को फॉरेन जगह से बाहर से लेना होता है, तो आरबीआई क्या करता है? अपना जो भारत सरकार वाला कागज जो है, भारत सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, कहते हैं ना कि बाप के क्रेडिट पे बच्चा ऐश कर रहा है, तो इधर पे
तो सरकार के क्रेडिट पे आरबीआई ऐश कर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, लोगों से पैसा लेंगे, तो पैसा किसके पास आएगा बाबूराव, इधर ही आएगा आरबीआई के पास। लेकिन आरबीआई जब बैंक को दे रहा है साहब, तो बैंक रेट, रेपो रेट। लेकिन कभी कभी आरबीआई को भी जरूरत पड़ सकती है कि बैंकों में ढेर सारा पैसा हो, कैसे, कि लोग बाग जमा कर रहे हो ढेर सारा, आरबीआई के पास कम पड़ गया, जैसे अब इसके पास तो खाली एक ही बैंक नहीं आएगी ना आरबीआई के पास, और भी बैंक आएगी। तो मान लो एसबीआई है, तो एसबीआई ने पैसा जमा कर दिया इधर पे, खूब झमाझम उसके कस्टमर आ रहा है, पीएनबी का आ रहा है, इधर पे यस बैंक वाले हैं, इनकी वाट लगी पड़ी है, पैसा देना है। तो कभी कभी आरबीआई भी क्या करेगा, बैंकों से उल्टा पैसा खींचेगा कि भाई साहब आपके बुरे वक्त में हम काम आए थे, अब आप हमारे बुरे वक्त में काम आ जाइए। तो जब आरबीआई बैंकों से पैसा ले, लोन ही लेती है। और देखिए आरबीआई कितना होशियार है, इधर जब अपना पैसा चिपकाएगी बैंकों को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और कितना स्वार्थी है आरबीआई, अब देखो इधर से जब लेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, तभी तो पैसा कमा पाएगा आरबीआई, समझ गए। तो जब आरबीआई से इधर पे जा रहा है तो बैंक रेट या रेपो रेट में, लेकिन जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ेगी, वापस बैंक से देगा कि भाई साहब हम आपके बुरे में वक्त में आए थे, आपकी शादी में, आपकी बिटिया की शादी में, आपके बेटे की शादी में हमने न्योता दिया था, नाउ इट्स द टाइम कि आप भी मुझे न्योता दीजिए। चलिए, तो 101 रुपया या 551 रुपया जो भी हमको देना होगा, इधर जो लोन जाएगा वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। तो जब आरबीआई को लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, जब बैंकों से लेता है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स, उल्टा। रेपो में इधर हो रहा है, रिवर्स में उल्टा आने लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आप रेपो रेट क्लियर कर लीजिए, रिवर्स रेपो रेट अपने आप ही हो जाए। लेकिन यही इतना तो फार्मासिस्ट में पूछ देगा सिंपली, लेकिन डीआई जैसे सवाल में क्या घुस के पूछेगा कि जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेपो रेट इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर दबा के ज्यादा आरबीआई देता है, बोलता नहीं तुम्हें 10% पे देंगे, इधर कहेगा नहीं 6% पे निपटा देगा, 6% दे दो चलो, ये वाली बात हो गई। तो इंपॉर्टेंट क्या बात है कि जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है रेपो रेट में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखता है, लेकिन जब बैंकों से पैसा लेता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे लेता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछी जाएगी। बाकी फार्मासिस्ट में फैक्चुअल पूछ लिया जाएगा, आरबीआई से बैंक रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे समय के लिए बैंक रेट। उल्टा जब आरबीआई ले ले तब इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। ये तीनों टर्म क्लियर हो गए, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, नोट नोट करके लिखिए, क्या नोट है, ये सवाल है। रेपो रेट इज जनरली या ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। तो आप में से जितने लोग एसएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी साथ साथ हो रही है। चलिए, गॉट द पॉइंट। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, अब कौन सा पढ़ना है, जरा पीछे जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये वाला टर्म हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एमएसएफ, अब देखिए एमएसएफ क्या है साहब, ये भी जरा जान लीजिए। देखो, बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ में बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, खाली वर्ड्स का खेल है। आरबीआई टू बैंक, जब लंबे समय के लिए बैंक रेट, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रेपो रेट, लेकिन जब इमरजेंसी में चाहिए हो तब उसको बोलेंगे एमएसएफ। ये बात याद रख लीजिए, तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब किसी बैंक को आरबीआई से लंबे समय के लिए लोन चाहिए, बैंक रेट,
छोटे समय के लिए चाहिए, कम समय के लिए, एक दिन के लिए रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट, ठीक, इधर पे बैंक रेट हो गया। और अगर इमरजेंसी में चाहिए तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पिंटू जी पूछ रहे हैं 2023 में रेपो रेट। पिंटू जी डायरेक्ट आप इसकी साइड पे जाइए, चेक कर लीजिए, ठीक है। इतना चीजें याद नहीं रहती, सब फैक्चुअल, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ये बैंक वालों को रटना है, फार्मेसी जीपैट डीआई वालों को बिल्कुल नहीं रटना है, जीपैट में तो आता ही नहीं है। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये डेटा हर 2 महीने में चेंज होता है, ठीक। ये 4 4.5 के आसपास चलता है, ये 4 वाली रेंज होती है, आप देखिए अभी दिखा रहा होगा। तो ये आप हर महीने आप हर रेट रट रहे हो कि अभी 4% चल रहा है, 5% चल रहा है, क्या चल रहा है, सवाल नहीं पूछा जाएगा इससे, क्योंकि इलॉजिकल है। लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो हर महीने चेंज हो रहा है, हर 2 महीना पे, तो कोई कितना रट्टा मारेगा, 2 महीने बाद एग्जाम होगा फिर चेंज हो जाएगा। तो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जीपैट डीआई के लिए यही समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़िए, बस खाली एक आइडिया ले लीजिए कि कितना लमसम रहता है, 4 के रेंज में रहता है, बस कितना एग्जैक्ट है वो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि वो चेंजिंग वैल्यू है। चलिए साहब, अब एक और समझते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये डालिए जरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा हाँ, एमएसएफ के बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए। एमएसएफ इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई ऑफ बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी को अंडरलाइन करिए। टू फुलफिल इंटर बैंक लिक्विडिटी, बैंक की लिक्विडिटी को, यानी कि आदान प्रदान चलता रहे, बैंक चलती रहे, ठीक है, एमएसएफ बोल दिया गया। चलिए अब जरा समझते हैं सर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ समझते हैं। चलो साहब, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ने में मजा आ रहा है? बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, झेला नहीं जाता बहुत लोगों से। खुले बाजार की क्रियाएं, हिंदी में, हिंदी वाले भी हैं कुछ लोग, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इधर उधर कुछ गड़बड़ हो। खुले बाजार सर ये किससे संबंधित है साहब? आरबीआई से संबंधित है। जब आरबीआई को पैसा लेना होता है ना, तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट का बॉन्ड या सिक्योरिटी पेपर को मार्केट में बेच देती है ताकि उसको पैसा मिल जाए। तो आरबीआई के पास पैसा आने का बहुत स्रोत है ना, बैंक से भी पैसा ले लेगी, इनसे भी पैसा ले लेगी, अलग अलग सबसे। तो जब आरबीआई को मेन बात है पैसा चाहिए होता है, तो आरबीआई जो सरकार का सिक्योरिटी पेपर होता है, जो बॉन्ड होता है, जिस पे लिखा रहता है कि भाई साहब अगर आप लेंगे तो हम आप हमें इतना पैसा देंगे तो हम आपको ये पेपर देंगे, और जब हम आप लौटाएंगे हमें तो हम आपको कागज लौटाएंगे तो हम आपको इतने % ब्याज पे दे देंगे, आपको रिटर्न कर देंगे सारी चीजें। उसी पेपर को बोलते हैं सिक्योरिटी पेपर या बॉन्ड पेपर। क्यों? क्योंकि सरकार जारी कर रही है, आजकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बॉन्ड जारी कर रहे हैं, नगर निगम भी, ठीक है। तो जब आरबीआई को पैसा चाहिए होता है तो एक तरीका है ओएमओ, उसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई क्या करता है, खुले बाजार में जाता है, पूरी खुली मार्केट में जाता है कि भैया ये लो हमारा पेपर और हमें पैसे दे दो। तो जब आरबीआई खुले बाजार में जाता है, अपना बॉन्ड बेच के पैसा इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। गॉट द पॉइंट? इसी को चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे अंग्रेजी में लिख लीजिए, लिख लीजिए सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब मेरा लिखने का ज्यादा मन नहीं हो रहा क्योंकि मैं पढ़ा पढ़ा के सैचुरेट हो गया हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पे अपना दिमाग में यूज करूं, कॉन्सेप्ट समझाने में, लिखने में वेस्ट ना करूं क्योंकि एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है मेरी, ठीक। आप तो अभी घंटे 2 घंटे से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तो पिछले 6 घंटे 7 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूं, लेकिन फिर भी अभी आपके पास एनर्जी पूरी बची रहेगी। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
बाई आरबीआई टू गेट मनी, दैट इज कॉल्ड एज OMO। क्लियर है यहां तक? एक मिनट जरा चैट बॉक्स में देख लूं, कुछ दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, क्लियर हो गए? चलिए साहब, ये भी हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात। चलिए सब अब आते हैं रिजर्व रेशियो। रिजर्व क्या क्या मतलब? कुछ पैसा, देखो बैंक क्या करता है, लोन देता है, लेकिन सारा का सारा पैसा उठा कर लोन नहीं देता है। देखो तीन चीजें हैं, इधर पे बैंक है, बैंक से कौन से जुड़े हुए हैं? आम लोग, हम लोग जो बैंकिंग कर रहे हैं, और बैंक से ही जुड़ा हुआ है आरबीआई। तो आरबीआई क्या कहता है साहब कि तुम अगर मान लो 100 रुपया रखे हो तो इसका कुछ हिस्सा हमारे पास जमा करो, ताकि तुम कभी डूबने लगो तो हम तुम्हें बचा लें। और जब तुम इनको लोन दो तो आंख मूंद के लोन मत दो, अपने पास भी कुछ पैसा बचा ले रे बाबा। ठीक है, समझ गए? तो बैंक के पास दोनों चक्कर होता है कि वो जो पैसा है उसके पास, उसका कुछ हिस्सा बैंक अपने पास भी रखे और कुछ हिस्सा लोगों को लोन दे, क्योंकि लोगों को लोन देगा, लोग इंटरेस्ट देंगे तो इससे पैसा कमाएगा। लेकिन पूरा का पूरा पैसा नहीं देना है, कुछ पैसा अपने पास बचा के इमरजेंसी के रखना है। लेकिन आरबीआई को भरोसा नहीं, आरबीआई कहता है बाबा तू तो कभी भी कंगाल हो सकता है, तो थोड़ा सा पैसा मेरे पास भी डाल के रख। तो इधर पे आरबीआई के पास भी कुछ पैसा इमरजेंसी में डाल के रखता है। समझ गए? तो चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, देखो एक टर्म होता है एनडीटीएल, नेट कितनी वैल्यू है, जैसे ये आपको दिखाया मैंने एनडीटीएल, इधर देखो मैंने लिखा हुआ था, कहां गया? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, कहां गया एनडीपीएल, एनडीटीएल? हाँ, ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जरा इस टर्म को समझ लो। इस टर्म को समझ लोगे तो सीआरआर एसएलआर समझ जाएगा। जैसे मान लो नेट एनडीटीएल क्या होगा, कोई बैंक है, समझो कॉन्सेप्ट को, बैंक के पास 100 रुपया जमा हुआ और बैंक से लोगों ने पैसा निकाल लिया 80 रुपए, तो ये जो 20 रुपए बचा यही एनडीटीएल होता है। कितना वास्तव में बैंक के पास है, दैट इज कॉल्ड एज एनडीटीएल। तो लिख लीजिए पहले एनडीटीएल के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, इट इज बेसिकली डिपॉजिटेड मनी इन बैंक minus withdrawn money. It is basically the difference between deposited money and withdrawn money in the bank, ऐसे बोल सकते हैं सिंपली डेफिनेशन में। तो वास्तव में बैंक के पास कितना है, 20 रुपए, तो ये जितना पैसा बचा है बैंक के पास, इसी में से आरबीआई को भी देगी, इसी में से ही लोगों को लोन भी देगी, इसी में से कुछ पैसा अपने पास भी बचाएगी। समझ गए सारी चीजें? तो इसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड टाइम लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब देयता, कितना देना है अभी आरबीआई इसको, बैंक को। ठीक है, ये सब क्या रिवाइज करना है गौरव जी? रिवाइज क्या करना है थोड़ा वो बताइए। एनडीटीएल रिवाइज करना है कि कैश रिजर्व रेशियो? अभी पढ़ा रहा हूं, पहले ये बता लूं। अब जरा आते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये जरा आते हैं, ये साहब मैंने अभी क्या आपको बताया कि बड़ा लोचा है रे बाबा। तो इधर पे ये बैंक है, बैंक पैसा कमाने के लिए आम लोग को लोन देती है, कार लोन, होम लोन, लोन ले लीजिए साहब,
सुबह शाम तक दुखी किए रहते बैंक वाले। अब किसी घर कोई बैंक वाला है तो प्लीज बुरा ना माने, लेकिन इसको डर किससे है? आरबीआई को। आरबीआई को डर किससे है? बैंक से। तो आरबीआई कहता है कि जो तुम्हारा एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखो रे बाबा, क्योंकि तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं कब तुम उजड़ जाओगे। तो जब बैंक को आरबीआई ये निर्देश दे कि तुम अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास हमेशा रखोगे, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। लिख लीजिए इसी को, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। इसको अंग्रेजी में लिखिए, कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड to maintain some cash with आरबीआई के पास। तो कैश रिजर्व रेशियो बैंक का ही पैसा होता है, लेकिन बैंक चाह के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उतना पैसा किसको देना है? आरबीआई को। वो समझ लो बैंक का पैसा बेकार ही जा रहा है, क्योंकि वो लोन नहीं दे सकता, आरबीआई के पास रखा हुआ है। मौज कौन मार रहा है? आरबीआई। When commercial banks are required to maintain some cash reserve with RBI of their NDTL, net demand and time liabilities, is known as cash reserve ratio। एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ा रहा हूं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आपको केवल रिवाइज करना, बिकॉज वी आर फ्रॉम द फार्मा फील्ड, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा, सो दैट इट कुड बी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है गौरव जी, कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गया? बस इससे ज्यादा पीएचडी नहीं करना है। अब सवाल पूछा जाता है कि साहब क्या हर बैंक को मेंटेन करना है? यस, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक पूरे इंडिया में सब मेंटेन करेंगे आरबीआई के साथ। सोचो थोड़ा थोड़ा भी पैसा सबका बैंक कराएगा तो आरबीआई तो अमीर हो गया। सवाल पूछा जाता है कि क्या ये जो बैंकों ने अपना हिस्सा यहां रखा हुआ है कुछ, क्या इस पर इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बैंक इसको उठा के लोन दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कूड़े में पड़ा हुआ है पैसा उनका, समझ लो। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। चलिए ये साहब हो गया। अब जरा इसी को समझ लीजिए, यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि आरबीआई के पास बैंक का पैसा, ऐसे लिख लो हिंदी में, बैंक का पैसा, जबकि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ये आपका कैश रिजर्व फंड होता है, गोल्ड का फंड होता है। आरबीआई किस, इधर पे क्या है? पैसा, इधर पे खाली कैश है, कैश, इधर पे गोल्ड भी है, कैश भी है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, जो हर वक्त बैंक के पास होनी ही चाहिए, ताकि अगर बैंक आफत में आए, डूबने का कगार पे आए, तो इसका यूज किया जा सके। तो आरबीआई का निर्देश है कि बाबा सारा आपको नहीं इधर पे लोन देना है, कुछ पैसा अपने एनडीटीएल का बढ़ा लेना है। तो नेट एनडीटीएल का कुछ हिस्सा बैंक क्या करेगा? अपने पास रखेगा। किस फॉर्म में? गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। ठीक है, ये सारी चीजें। तो लिखो इसको जरा, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को लिखो आप इसको, एसएलआर। जनरली एसएलआर के नाम से आएगा ये। गौरव जी कह रहे सर थोड़ा स्लो, ओके। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर लिखिए इसके बारे में। एसएलआर is the amount which a bank need to maintain itself in the form of cash, gold or RBI approved securities as per their
NDTL। तो अगर मैं NDTL नहीं समझाता तो आपको CRR SLR कुछ नहीं समझ में आता। समझ में आई बात? चलिए, ठीक है। और अब सोचो, अब कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं पूछूं कि CRR ग्रेटर देन SLR ज्यादा होता है या फिर SLR ज्यादा होता है CRR से, हमेशा बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आप समझ पाए होंगे तो लॉजिकली समझ। दो सवाल है, दो ऑप्शन है। पहला केस है कि CRR हमेशा ज्यादा आता है SLR से। दूसरा सवाल है कि SLR हमेशा ज्यादा आता है CRR से। बताइए कौन सा ज्यादा होगा हमेशा? एक पैसा आपको दूसरे के यहां गिरवी रखना है, एक पैसा रखना है लेकिन अपने पास रखना है। तो हम एज ए इंसान क्या करेंगे? अपने पास ज्यादा पैसा रखने की कोशिश करेंगे, दूसरे को गिरवी कम देंगे। तो हमेशा आप देखोगे SLR ज्यादा दिखाई देगा CRR के रेशियो में। पॉइंट टू बी नोटेड। सो SLR इज ग्रेटर देन CRR। ठीक है, चलिए साहब, क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? ठीक है साहब। अब ये CRR SLR करते कैसे हैं महंगाई को? तो पहले महंगाई साहब जान लीजिए। महंगाई को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई। सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ठीक। तो महंगाई का क्या मतलब होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका रेट बढ़ जाना। सिंपली, बहुत देहाती भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको। ये पेन आज 100 रुपए की आ रही है, कल 100 रुपए की आ रही थी, आज अगर 110 की हो गई तो कितनी परसेंट महंगाई बढ़ गई? 10%। जो चीज जितने में मिल रही थी अब वो ओरिजिनली उतने में ना मिलके उसका प्राइस बढ़ गया है, यही महंगाई होती है। और पूरे इकोनॉमी में खेल है बाबू भैया सप्लाई एंड डिमांड का। टमाटर बेच बेच के लोग करोड़पति हुए हैं, अभी न्यूज में आपने सुना होगा। सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, रेट बढ़ जाएगा, अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। लोगों के पास पैसा अगर नहीं रहेगा कोविड में तो लोग कैसे खरीदेंगे? तो सबने अपनी गाड़ी वाड़ी सब होल्ड पे रख दिए कि भैया जिंदा रह लें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। गाड़ी वाड़ी स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो बाद में निकलवा लेंगे। और जैसे कोरोना खत्म हुआ, जितने लोग दबा के बैठे हो तो सब बढ़िया बड़े गाड़ी, सब बढ़िया बड़े घर बनवाए, ये सब सारी चीजें। ठीक है, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट सारा। कहीं भी डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। टमाटर के दाम 250-300 रुपए बिके हैं। समझ में आई बात? तो सारा खेल किसका है? इसका। चलिए साहब जरा ये समझते हैं कि ये CRR और SLR से लड़ाई कैसे करते हैं, आखिर कैसे महंगाई को कंट्रोल करते हैं। तो चीजों के, वस्तुओं के दाम में वृद्धि ही महंगाई है, इन्फ्लेशन। ठीक, हिंदी वाले। जो चीज आज 10 रुपए का रही थी अभी 12 रुपए की हो गई, 2% की बढ़ गई है। चलिए, CRR SLR महंगाई कैसे रोकते हैं ये जरा देखते हैं। तो यहां लिखिए टू फाइट विद द इन्फ्लेशन और टू फाइट विद द डिफ्लेशन। जब महंगाई बढ़ जाए तब CRR SLR कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है? जब मंदी हो जाए, आप देखते हो मंदी मार्केट में है, कोई खरीदी बेच नहीं रहा है, डिफ्लेशन मंदी, इन्फ्लेशन महंगाई। गॉट द पॉइंट? चलिए, अब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसका मतलब बाबू भैया पैसा लोगों के पास खूब है, एकदम छापम छाप आ रहा है। अब पैसा है तो एक ही चीज के पीछे 10-10 लोग जुटे पड़े हैं। कोई 10,000 में खरीद करे, नहीं नहीं मैं 15,000 दे रहा हूं, मुझे दो। पैसा लोगों के पास, गर्मी ज्यादा हो गई है, पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मेन टेक्निक है बाबा, पैसा मार्केट में कम करना पड़ेगा। और लोग पैसा आजकल कैसे EMI पे ले रहे हैं, लोग EMI चला के कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा?
मार्केट में पैसा को कम करना पड़ेगा। कैसे पैसा कम होगा? लोन महंगे रेट पे दे दो। 10% पे दे रहे थे 12% पे दो। अभी खरीदने नहीं आगे भैया, गुर्दा निकल जाएगा 12% में। तो अगर महंगाई से लड़ना है तो गर्मी किसका है? पैसे का। और पैसे की गर्मी शांत करनी पड़ेगी। तो शांत करने के लिए पैसा कम करना पड़ेगा मार्केट से। तो मार्केट में पैसा कम करना है तो मार्केट में पैसा पंप कम करना पड़ेगा। ऐसे सारे रास्तों को रोकना पड़ेगा जिससे मार्केट में पैसा, लोगों के पास पैसा आ रहा है। उसका एक जरिया है लोन। लोन को क्या कर दो? महंगा कर दो। लोन को जैसे महंगा करोगे लोग कहेंगे अरे भैया हमारे बस का नहीं है, आप नहीं लेंगे। ठीक है, ये देखो। तो लोन को जैसे करोगे पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हो गई महंगाई कम। ठीक है, इसी को बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी। डियर और टाइट मनी पॉलिसी। समझ गए? अच्छा एक बात कॉमन सेंस बताइए, ये जो CRR है, ध्यान से सुनिए, CRR किसके साथ था? RBI के पास स्टोर करना पड़ रहा था। और SLR किसके पास करना पड़ रहा था? बैंक के पास था साहब पैसा। तो जब ज्यादा अगर CRR के पास, अगर CRR बढ़ेगा, अगर SLR बढ़ेगा, इसका मतलब कि ज्यादा पैसा बैंक में जमा हो रहा है, ज्यादा पैसा RBI के पास पैसा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा साहब? कि कम पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल है। तो जब कम पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल है इधर पे, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो अगर महंगाई कंट्रोल करना है तो CRR SLR को बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए लॉजिक? तो अगर महंगाई से लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा साहब? ध्यान से सुनिए, महंगाई से लड़ना है तो पैसे की गर्मी को शांत करना पड़ेगा। और पैसे की गर्मी का एक तरीका शांत करने का, लोन महंगा कर दो। लोग लोन ले ही नहीं पाएंगे तो बढ़िया बढ़िया कार नहीं खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया घर नहीं खरीदेंगे, फिर रेंट नहीं निकालेंगे, पैसा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये पैसा कैसे कम होगा साहब? कि ये जो RBI के पास पैसा था, अभी मान लो 100 रुपया आ रहा था, पहले खाली 20 रुपया जमा हो रहा था। आप कहोगे नहीं RBI के नहीं, आप 30 रुपया जमा करो। बैंक में कहेंगे नहीं तो आप 40 के बजाय 50 जमा करो। इसका मतलब अब बैंक के पास कब पैसा जमा हो बचेगा? तो जब कम पैसा बचेगा बैंक के पास तो औकात में रहेगी बैंक। औकात में रहेगी तो लोगों को लोन नहीं बांटेगी। जितना ज्यादा पैसा अगर आप बैंक के पास रखोगे, लोन बांटेगी ही बांटेगी। तो CRR और SLR अगर बढ़ा दोगे तो बैंक के पास पैसा कम होगा। और बैंक के पास पैसा जब कम होगा तो लोन कम बांटेंगे। लोन कम मार्केट में जाएगा तो पैसे की गर्मी नहीं होगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स वेरी इजी। मजा आ रहा है पढ़ने में इकोनॉमिक्स? बिकॉज लॉजिकली पढ़ रहे हैं। अभी तक हम क्या रट्टा मार रहे थे, सर CRR SLR है ये सब, डर रहे थे कि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी तोप है, उड़ा देगी इकोनॉमिक्स। कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी फॉर मी। चलिए साहब, अब जरा दूसरा देखते हैं। अब क्या कर सकते हैं साहब? अब देखो ध्यान से, उल्टा हो जाएगा अब इधर पे। होगा कि नहीं? क्योंकि इधर महंगाई है। इधर पे क्या हो रहा था? पैसा ज्यादा था और लोन का रेट हमने बढ़ा दिया था। और CRR को बढ़ा दिया था, SLR को बढ़ा दिया था। ये हम तरीका अपना रहे थे। इसी को बोल रहे थे डियर ये टाइट मनी पॉलिसी। इधर पे क्या मंदी है? मंदी है इसका मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं भाई साहब, मार्केट में पैसा नहीं है। तो मार्केट में पैसा जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोन का रेट कम करना पड़ेगा। कि लो भैया दबा के लोन, स्कॉर्पियो निकलवाओ, फॉर्च्यूनर निकलवाओ, घर बनवाओ, रेंट कमाओ, लो पैसा। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे तो लोग बाग ज्यादा लोन लेंगे, पैसा आ जाएगा।
मंदी हो गई इसका मतलब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, पैसा डरे हुए, पैसा निकाल ही नहीं रहे, कोविड के टाइम पे इधर पे। और जो सीआरआर एसएलआर यानी कि जो आरबीआई के पास था, जो सलाह आरबीआई का नहीं यार चल पहले तो 20 रुपए दे रहा था, अभी मेरे को 10 ही रुपए दे, मेरा काम चल जाएगा। बैंक को बोला पहले तुम 30 रुपए रखा था, अभी 20 रख, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा पैसा होगा बैंक के पास, यानी सीआरआर अगर एसएलआर को कम करते हो तो बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा। एक तो इधर से आपने क्या किया, फैसिलिटेट कर दिया, और इधर से बैंकों का पैसा आपने दे दिया, तो अब इधर पैसा आ गया। अब पैसा आएगा तो मनमानी तरीके से बैंक पैसा बहाएगी मार्केट में, और लोग बाग अपना हर चीज करेंगे। हो गई जी मंदी से। देख रहे हो महंगाई को कैसे कंट्रोल कर रही है सरकारें, सॉरी आरबीआई। समझ में आया लॉजिक? यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई बोल नहीं रहा, सब लोग सो गए क्या? समझ में नहीं आ रहा है? कुछ ज्यादा दिक्कत है भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए मुझे, आई विल बी रिपीटिंग दैट, ओके। सीआरआर एसएलआर कैसे काम करता है, महंगाई को रोकता है कैसे, ये समझ गए। एनडीटीएल आज समझ गए आप। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जरा ये पढ़ते हैं साहब। एमपीसी मौद्रिक नीति समिति, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें कुछ लोग आरबीआई के मेंबर होते हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, जनरली 3-3 होते हैं, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के, ठीक। तो इधर आरबीआई का चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन और एक कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति, 3 लोग इधर होते हैं और 3 लोग गवर्नमेंट के हिस्से होते हैं, ये लोग। तो ये कौन सा डिसाइड करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूट करते हैं। ये तय करती है कि वो जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कौन क्या है, कितने टाइम में होगा, वो सब क्या रेट होगा ये। और हर 2 महीने पे करते हैं ये लोग। तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हर 2 महीने पे चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, ना कि रोज, ठीक है। खाली गौरव जी जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग एकदम सुन्ना बटा सन्नाटा आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, शायद क्या आ रहा होगा। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब पढ़ते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहां से सवाल पूछा जाता है कि किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण? आरबीआई को तो 1949 में किया गया था, इधर पे किस कब किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता साहब कि पहले बैंक स्वामित्व उनका, ओनरशिप का था, प्राइवेट थे। अभी क्या है कि सरकार, देखो जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी खोली, इसके मैं क्या करता हूं, शेयर बनाता हूं, शेयर, ठीक। तो शेयर्स में जैसे मान लो 10 शेयर है मेरे, 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के 10 शेयर है, मैं शेयर की वैल्यू मैंने वो कर दिया, जितनी बढ़िया कंपनी उसका उतना शेयर वैल्यू ज्यादा होती है। अब मान लीजिए अगर 50% से ज्यादा यानी कि 51% अगर हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में सरकार की है तो वो जनरली कंपनी सरकारी कंपनी बुलाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट बंदे का अगर उसमें 50% से ज्यादा है तो सरकारी अब नहीं रही, वो प्राइवेट हो गई। वो 50% से ज्यादा बोले तो 51%, अगर 51% हिस्सा सरकार का है किसी भी बॉडी में तो वो सरकारी कंपनी है। एक आइडिया बता लीजिए, ठीक है। सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एग्जिस्टेड, बट एक आइडिया आप जान लीजिए इतना। तो जो हम शेयर खरीदते हैं ना शेयर मार्केट में कंपनी का, जैसे मान लो 10 शेयर था, तो आज हमने क्या किया, किसी भी ऐप से 2 शेयर खरीद लिया, तो उस शेयर का मतलब हमने उस कंपनी के हिस्सेदारी खरीद ली, उसके मालिक हैं हम। आंकड़ में बात नहीं करना, उसके मालिक हैं, 2 शेयर खरीद के मालिक हो गए शेयर खरीद के। तो जब आप शेयर डायरेक्ट खरीदते हो, यू आर गोइंग टू बी द ओनर ऑफ दैट कंपनी। जो भी कंपनी फैसला लेगी, लेकिन जिन्होंने उस कंपनी को खोला है, चलाया है, उसको बोलते हैं प्रमोटर। यह भी वर्ड आपको सुनने में आता है बड़ा, प्रमोटर ऑफ द कंपनी, फैसिलिटेटर ऑफ द कंपनी। तो मालिक, जो कंपनी का मेन मालिक है, जो फाउंडर है, को फाउंडर है, उसको बोलते हैं प्रमोटर। अब ध्यान से देखिए शेयर में कैसा पैसा लगाते हैं लोग, मैं कोई आइडिया नहीं आपको दे रहा हूं, बस खाली एक थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं आपको। जब प्रमोटर का ज्यादा हिस्सा होगा किसी कंपनी में, 50% से ज्यादा, इसका मतलब प्रमोटर की कंपनी है, लोगों को थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4% दे रखा है, तो प्रमोटर उसमें इंटरेस्ट लेगा।
लेकिन अगर प्रोमोटर का हिस्सा इसी कंपनी में कम है, लोगों का हिस्सा ज्यादा है, लोग मिलकर उसकी कंपनी चला रहे हैं, प्रोमोटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपनी जल्दी डूबने का चांस है उसके। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब तो प्रोमोटर वर्ड आपको समझ में आया, शेयर मार्केट समझ में आया, शेयर मार्केट। लगे यार म्यूचुअल फंड बना देता हूं, आपको बता देता हूं म्यूचुअल फंड, ये सब जानकारी होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड, चलो साहब, जैसे मान लो मुझे पैसे लगाना है तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा, मैं बैंक में डाल दूंगा तो मुझे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट में तो मिलेगा नहीं, सेविंग अकाउंट में मिलेगा मुझे इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। लेकिन महंगाई 7%, 8% से बढ़ रही है और फिक्स डिपॉजिट 6%, 6.5% दे रहे हैं, तो मेरा पैसा तो ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ और रास्ते ढूंढूंगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं पीपीएफ स्कीम में कर दूंगा, ईपीएफ स्कीम में कर दूंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ रिकरेंट डिपॉजिट में कर दूंगा, मैं कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस में मैं पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा ऐसे पैसे। लेकिन मैं तो भाई सब सीए हूं नहीं। अभी इधर पे क्या है कि डायरेक्ट आपकी जानकारी है तभी उस कंपनी में आप शेयर खरीदी, आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है जब भी, खास करके चार्ट वर्ट पढ़ना आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, पैसा है खाली, आप क्या करिए, जो भी कंपनीज होती है ना वो म्यूचुअल फंड बनाती। म्यूचुअल फंड का मतलब कई लोगों का फंड, एक ऐसा फंड बनाएगा जिसमें आप भी पैसा डालते हो, मैं भी डालता हूं। और म्यूचुअल फंड के ओनर जनरली सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स की। हमने पैसा दिया इस म्यूचुअल फंड के ओनर को, ये कहीं एचडीएफसी में, कहीं टाटा में, कहीं किसमें, सब जगह ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सी कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट हम उस शेयर में लगाएंगे, हमको जानकारी नहीं है वो कंपनी डूबेगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। अभी इधर हमने क्या किया, इस बंदे पे भरोसा करके इस म्यूचुअल फंड वाले फंड को हमने दिया पैसा, इधर पे दिया, और पैसा 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ हो गया। अब ये जो ग्रुप ऑफ बंदे हैं ये मिलके इन्वेस्ट करेंगे आपके बीच पे, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्टमेंट करने का जो इनडायरेक्ट तरीका, हम इनको फंड में देंगे, फंड मैनेजर उधर पे इन्वेस्ट करेगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड। जबकि शेयर मार्केट में हम अपने रिस्क पे, कोई बीच में हमारे नहीं है, सीधे हम कंपनी का खरीद रहे हैं, रिस्की है यहां पर, जान लीजिए आप, समझ गए आप। तो म्यूचुअल फंड और इन सब में, और क्यों ये सब चीजें रिस्की होती हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, क्यों? क्योंकि बाजार गई म्यूचुअल फंड। अब जैसे मान लो कुछ लोग इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लगा दिया उन्होंने, इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, धड़धड़ा के गिरा इंडेक्स, सबके पैसे खाली होने लगे। लेकिन जब उधर पे इजराइल ने पंप कर दिया $30 बिलियन, मार्केट ऊपर हो गई। तो ये सब रिस्क होता, अगर मार्केट बढ़ेगी तो दबा के फायदा होगा, मार्केट घटेगी दबा के घाटा होगा, दोनों तरीके से तैयार रहिए। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, जल्दी 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 बोल दिया जाता है, समझ गए। तो म्यूचुअल फंड और ये सब चीजें क्लियर हो गई। नेशनलाइजेशन और मर्जर ऑफ बैंक्स, जरा ये पढ़ लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात आपको बता दी मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि आज अगर आप रुकने वाले हैं एंड मर्जर ऑफ बैंक, तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कई लोग मेरे भाई नाराज रहते हैं कि सर आप कभी कभी एक ही क्लास लेते हो, आधे घंटे की लेते हो, लेकिन वो कभी जान ही नहीं पाए कि मैं उस एक घंटे में क्या क्या आपको बता के चला जाता, उनको अंदाजा ही नहीं होता। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए, नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? ताकि सरकार के पास ज्यादा हिस्सा आ जाए। अभी सरकार ज्यादा कंट्रोल कर रही है, तो जो उस समय की सरकार होगी, इस समय की सरकार होगी, उसका कंट्रोल ज्यादा होगा नेशनलाइजेशन करने के बाद। क्यों किया जाता है? ताकि बड़ी बैंक होगी तो बड़े से बड़े हम क्रेडिट को कर सकते हैं, बड़े से बड़े पेमेंट को कर सकते हैं, इसीलिए ये सब मर्जर वगैरह भी किया जाता है, ये सब सारी चीज आप देखेंगे। तो सबसे पहला जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में, फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। सेकंड जो किया गया था 1980 में किया गया था। ये ईयर पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है सब। ठीक है, अब मुझे बताइए 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और ये उस समय आप नोटिस करेंगे तो ये किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की।
ठीक है, इंदिरा गांधी जी की, जिनके टाइम पर इमरजेंसी लगी थी 1975 में। तो प्रथम, जब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, 19 जुलाई 1969। कभी कभी 19 जुलाई, 17 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई से ऑप्शन दे देगा क्लोज, चक्कर खा गिरना नहीं, 19 जुलाई 1969। सेकंड बार 6 से 7 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन किया गया? 1980 में। तो पूछा जाए कि सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज डन ऑन 1980, बट पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में, 14 बैंकों का, इंदिरा गांधी सरकार में। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हो सके, ये सब सारी चीजें, बैंकों की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे उसके लिए। अब मर्जर क्यों किया गया? ताकि एक बड़ा बैंक आए जिससे हम बाहर के लोगों से डील भी कर सके, हमारा बड़ा सा फंड हो जिसको हम रेगुलेट कर सके, सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंटीग्रेट कर सके। इसके लिए हमने क्या कर दिया? बैंकों का विलय कर दिया, मिला दिया, मर्ज कर दिया सारे को। अभी देखो यूनियन बैंक के साथ छोटी छोटी बहुत सारी बैंक हो गई। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। चलो साहब, अब धीरे धीरे हम लोग लेक्चर खत्म करने की तरफ हैं बिल्कुल। तो इम्पेशेंस मत होइए बिल्कुल भी, पढ़ते जाइए, डोंट बी सो इम्पेशेंस। बिल्कुल कंबल में लेटे लेटे आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड अभी न्यूज में आ रहा होगा। ये कौन यूज करती है? पॉलिटिकल पार्टी यूज करती हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए। पहले ये था कि 2000 से ज्यादा कोई ना दे पाए, होता था ना, क्योंकि धर्म, पॉलिटिक्स, पैसा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ये। हालांकि हम टीचर, हमें पॉलिटिकली ज्यादा नहीं सब चीजों को डिस्कस करना चाहिए। धर्म, पॉलिटिक्स और पैसा, पॉलिटिक्स और पैसा का बहुत बड़ा लेन देन है। लोग आपस में ये बात करते रहते हैं कि अच्छा इस पार्टी ने इसको, इस बड़े व्यापारी ने, इस ग्रुप ने, इन्होंने इसको पैसा दिया, सपोर्ट किया, इन्होंने अनुकूल पैसा बहाया, इसकी वजह से ये जीत गए। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, कोई भी पार्टी किसी को भी कितना भी पैसा देती थी, इसको रेगुलेट करने के लिए वर्तमान सरकार ने कानून इस पे बनाया कि भाई इतने रुपए से ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते, और जो डोनेट करेगा उसकी डिटेल पब्लिक तो नहीं की जाएगी, लेकिन बैंक को पता रहेगी कि इस पार्टी को कहां से पैसा आया, ये सब पता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? विपक्ष ने क्रिटिसाइज किया। अब विपक्ष के अगर कोई भी होगा, पैसा आएगा तो क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि सरकार के अंडर में आरबीआई है या बैंक्स हैं, तो बैंक से तो सरकार डिटेल निकलवा लेगी कि अच्छा इस पार्टी में इतना पैसा है, तो कहां कहां से पैसा आया है। तो विपक्ष का हमेशा ये रहा है कि नहीं, सरकार इस पे जो है गड़बड़ कर रही है कुछ। ठीक, तो ये है पार्टीज पैसा इकट्ठे करने का जो तरीका होता है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या बोलते हैं सर? एसजीबीस। ये कौन इशू करता है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जरा हम लोग सर्च करते हैं थोड़ा सा एसजीबीस के बारे में, एक मिनट दीजिए जरा। जैसे आप सर्च करते हैं वैसे मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है सर? देखो, आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है, लेकिन ये हर कुछ कुछ टाइम के बाद जो है बैंक ओपन करती हैं इसको, बैंक के थ्रू ओपन होता है ये। देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं जो कि गोल्ड के ग्राम में, हम पहले क्या होता था कि हम अपना जो सोना हमारे पास पहनते थे उसको सोनार के यहां गिरवी रखते थे जाके, तब जाके हमें पैसा मिलता था। अभी फिजिकल सोना नहीं रखना है, डिजिटल सोना है। डिजिटल सोना है, उसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे हम खरीद रहे थे, अभी तक फिजिकल कोई सोना नहीं है, बॉन्ड है बेसिकली। सोने के नाम पर सरकार द्वारा जारी, सरकार बोले तो आरबीआई द्वारा जारी बॉन्ड है, उनको बोलते हैं सॉवरेन बॉन्ड स्कीम। ये सब्स्टिट्यूट है फिजिकल गोल्ड। चोरी का डर नहीं है, कोई आपको चुरा के ले, घर में रखे हुए पता लगा कोई चुरा के लेके चला गया, तब कट्टा सटा के, तो रिस्क होता है काफी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सरकार क्या बोलती है कि अगर आप इतने ग्राम सोना लोगे तो इतना प्राइस है, तो आप क्या करते हो, उस बॉन्ड में करते हो आप इन्वेस्ट। और कितना परसेंट का फायदा जनरली होता है? जनरली आपको सरकार जो देती है वो 2.5% के आसपास देती है, लेकिन अगर मार्केट बढ़ेगी फायदा होगा तो वो भी परसेंटेज आपको मिलेगा। समझ गए? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होती हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, फिजिकल गोल्ड से कोई लेना देना नहीं होता, डिजिटल होते हैं। जैसे बोल दिया कि 10 ग्राम सोने का दाम हम 44,000 रुपए लेंगे, तो अगर आप वहां पर 10 ग्राम के सोना के हिसाब से डिजिटल खरीदते हो तो आपको 44,000 रुपए, यानी 44,000 रुपए आपका जमा हो जाएगा वहां पर।
और उसका कुछ परसेंट ये लोग देते रहते हैं। ये सब ये देखिए, ये सब ये देखिए, ठीक। देयर मे बी रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ मार्केट प्राइस गोल्ड डिक्लाइंस। तो सरकार तो 2.5% फिक्स जो हो तो दे ही रही है, लेकिन मार्केट बढ़ रही है तो पैसा बढ़ेगा, घटेगी तो ये भी जाएगा। रिस्क है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये देखिए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये एलिजिबल टू सॉवरेन गोल्ड, जो इंडिया में रह रहे हैं वो सब, ठीक है। ज्वाइंट होल्डिंग अकाउंट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, केवाईसी आपको करना पड़ेगा। ये सवाल बड़ा यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है, कितना गोल्ड हम कर सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये सब बॉन्ड शुड बी 1 ग्राम विथ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 4 kg पर इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल इस बॉन्ड में इस स्कीम में लेना चाह रहा है तो 4 किलो तक सोना खरीद सकता है, 4 किलो तक का पैसा बॉन्ड में ले सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg, 20 किलो फॉर ट्रस्ट, कोई ट्रस्टी है तो वो 20 किलो ले सकता है। ये सब सारी चीजें, ठीक है। ये सब कितना इंटरेस्ट, 2.5% पर एनम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, समझ गया। सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग आपको मिलेगा, ये सब तो आरबीआई जारी कर रहा है। कहां से करेंगे, अगर आप एचडीएफसी यूज कर रहे हैं उधर पे आ रहा होगा इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आप एसबीआई यूज कर रहे हैं एसबीआई में आ रहा होगा। तो बैंक जनरली जो है आपको वहां इन्वेस्ट करने का माध्यम प्रोवाइड करती हैं, राइट। ये सब तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको स्कीम समझ में आ गई। तो आज से पैसा बचाने पे भी काम करिए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं वैसे ये भी है, जैसे म्यूचुअल फंड, ये सब तरीके हैं ना इन्वेस्ट करने के, पैसा बचाने के, अपना पैसे को ग्रोथ करवाने के। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, एक स्कीम है, इसको आप यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने पूरा अच्छे से ज्ञान बांटी दिया आपको। एंजल इन्वेस्टर, नाउ टॉक ऑन एंजल इन्वेस्टर्स। थक तो नहीं गए, जरा देख लो 1 मिनट। है लोग मैदान में कि चले गए, पता लगा मैं ही अकेला हूं, ठीक है। बताइए जरा, मजा आ रहा है। अरे भाई बीच बीच में बोल भी दीजिए, पता तो लगेगा ना कि हाँ सब लोग जग रहे हैं। अरे जगे हो। हरण जी बोल रहे यस, बाकी लोग तो कंबल के अंदर चले गए। सब लोग कह रहे यस सर, कंबल के अंदर मुंह डाल के सब टाइप कर रहा है यस सर। ठीक है, अच्छी बात है, जगे हुए हैं तो सांस वास आ रही है। मजा आ रहा होगा इकोनॉमिक्स में। आज की क्लास ना कसम से बता रहा हूं जबरदस्त होगी है। एंजल इन्वेस्टर, अच्छा साहब, जैसे मान लो आजकल बड़ा कीड़ा काटा हुआ लोगों को क्या बनना, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, स्टार्टअप खोलना साहब, अपनी कंपनी, दूसरे के अंडर में नौकरी नहीं करेंगे, खुद की कंपनी खोलेंगे। किसी से बहस हो गई, अगले दिन मैं ही कंपनी खोल दूंगा, ठीक है। तो जब आपको कोई कंपनी चलानी है तो पैसा कहां से आएगा बाबू भैया, या तो कमा के छाप के रखे हुए हो, पुश्तैनी हो, दफना के रखे हुए हो कहीं, सब ये सब है। लेकिन अगर आपको मार्केट से लेना है, पैसा उठाना है, तो कोई तो पैसे वाली पार्टी होनी चाहिए। वो पैसे वाली पार्टी को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। जब कोई नया नया स्टार्टअप होता है, उसमें अगर कोई पोटेंशियल, जैसे शार्क टैंक का आ रहा होगा, अपने लोग देख रहे होंगे, आइडियाज है, पैसा दे रहे हैं, तो ये क्या है, दीज आर एंजल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्ट करने वाला, मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मेरा आइडिया अच्छा लगा, कोई बंदा, तो एंजल इन्वेस्टर्स जनरली क्या करते, पुराने फंड्स को नहीं करते, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं। रिस्क भी होता है, अगर स्टार्टअप चल गया तो बूम बूम है, गया तो एंजल इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा। तो एंजल इन्वेस्टर समझ लो भगवान की तरह आते हैं इस इन्वेस्टर के लिए। तो पूरी दुनिया कोई नहीं भरोसा करेगा, लेकिन एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं, आके भरोसा करते हैं, चल भाई मैं पैसा दे रहा हूं, तेरे आइडिया में दम है, चालू कर तू काम। एंजल इन्वेस्टर्स। आप सुन रहे होगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मैनकाइंड का भी आईपीओ आया था। आप अभी जो लोग शेयर मार्केट में करते होंगे आपने देखा होगा, इन्होंने जारी किया कि एक शेयर का दाम 180 रुपए होगा, सॉरी 1180 रुपए होगा, 1200 रुपए होगा, ये सब ऐसे शेयर का प्राइस रहेगा। जब कंपनी नई हो, उसे पैसा उठाना हो मार्केट से, अडानी का आपने नाम सुना होगा, 20,000 करोड़ वाला फंड अभी उन्होंने फिर वापस भी ले लिया, वो सब न्यूज आपने देखा होगा। उसके बाद जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, फिर उसके बाद कोलैप्स भी हो गई अडानी ग्रुप, लेकिन रिकवर भी बहुत तगड़ी से हो गए, ठीक है। मामा अर्थ का आया, बिल्कुल विवेक जी, ठीक है। तो जब इनको पैसा चाहिए होता है शुरुआत में, और पब्लिक से चाहिए होता है, देखिए हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, देखो कई लोग होते हैं,
कुछ एंजल इन्वेस्टर होते हैं, कुछ ऐसे इकलौते बंदे होते हैं जो खूब करोड़पति होते हैं, उनको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अंग्रेजी में। और कुछ क्या होती, आम जनता जो 100 रुपया देगी, 200 रुपया देगी। भाई 140 करोड़ का देश है, अगर 100 रुपया भी लोग जमा करेंगे ना उस कंपनी में, कितने हो जाएंगे करोड़, सोच के देखो। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। तो कृपया हमारे जो देश के नंबर है उसको भीड़ ना समझे, जिधर पे मुड़ जाएगी ना उसको एकदम बूम बूम हो जाएगा उसका। तो इधर पे तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और आम जनता के लिए जब खोला जाता है कि भैया पैसा दे दो, तो इसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। लेकिन एक बार कंपनी चल गई, अभी इंडिया में चला, यहां चला, वहां चला, कोचिंग इंडस्ट्री का आप देख लो, यहां सेंटर खोला, अभी उनको पटना में सेंटर खोलना है, दिल्ली में खोलना है, यहां सेंटर खोलना है, पैसा चाहिए। कोई भी बड़ी कोचिंग का नाम आप किसी का भी ले लो, तो वो क्या करेंगे, दोबारा से पैसा मांगेंगे। देखो पहले अगर करना है तो वो आईपीओ लेके आएंगे, शुरुआत में आईपीओ लेके आते हैं। लेकिन कंपनी बड़ी हो गई है, पैसा हो रहा है, अभी उनको और भी अपने ऑपरेशंस बाहर बढ़ाना है, तब बीच में एक बार और वो मांगेंगे पैसा कि भाई देखो ये मेरा क्रेडिट है, ये सारी चीजें, कंपनी एकदम बिल्कुल झमाझम कमा रही पैसा, थोड़ा सा और पैसा दे दो यार, मुझे वहां खोलना है, बस ब्रांच वहां खोलना है। उसको बोलते हैं एफपीओ। समझ गए, एफपीओ। तो शुरुआत में जब पैसा पब्लिक से या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से कलेक्ट करना हो, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अब बाद में एफपीओ। ठीक, चलिए ये बात भी हमने सीख ली। मनी लॉन्ड्रिंग, नाम सुनते होगे, हवाला का नाम सुनते होगे कि कुवैत से पैसा आ रहा है, फलाना से पैसा आ रहा है, यहां से पैसा आ रहा है, सब हवाला के थ्रू आ रहा है। कोई उनको पकड़ा है, कोई उनको पकड़ा है, बैंकों में ट्रांसफर नहीं हो रहा, खाली पकड़ा पकड़े के थ्रू आ रहा है। कोई यहां गया गाड़ी में भर के, वहां बैग पकड़ा दिया, उनको वहां पकड़ा दिया, शिप से यहां आ गया, हवाला। इसको बोलते हैं हवाला से पैसा आना, ब्लैक मनी। पता नहीं कितने लाखों हजारों करोड़, क्योंकि बैंक से ट्रांजैक्शन होगा, कोई पेटीएम करेगा तो पकड़ में नहीं आ जाएगा, इतना लाखों करोड़ कोई पेटीएम कैसे करेगा। ठीक है, तो जब छुपे तौर पर, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म पे चोट पहुंचाने के लिए, इस पे काम करने के लिए एक कमेटी, उसको बोलते हैं एफएटीएफ। ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर अभी किया है। ब्लैक लिस्ट जिसमें कोरिया वगैरह है, ईरान है। इंडिया में भी एफएटीएफ की टीम आने वाली, क्योंकि कुछ एनजीओ ने कंप्लेंट कर दी कि साहब हमें तो बाहर से फंडिंग नहीं इंडिया लेने देता है। ठीक है, कानून बहुत सख्त कर दिया है, तो एफएटीएफ की टीम आ रही है इंस्पेक्शन करने के लिए, फिलहाल जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो एफएटीएफ, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को रेगुलेट करने के लिए एफएटीएफ। इसका मतलब अगर हम एफएटीएफ के सिग्नेटरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक होता है सिग्नेटरी, ये उनके लिए है जो यूपीएससी और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपके बैच में बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी यूपीएससी की। और एक को बोलते हैं रेटिफिकेशन, ध्यान से। तो एफएटीएफ ने कहा कि सर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म से लड़ने के लिए हमें कुछ सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, भारत भी अगर उसका मेंबर हो गया मेंबर, ठीक है। लेकिन भारत वहां अगर साइन कर दिया तो उसको बोलते हैं सिग्नेटरी। कोई डिक्लेरेशन आया उस पर साइन, जैसे G20 हुआ, सबने मिलकर उस पर साइन कर दिया, भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित कर दिया, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर और फलाना टाइम का सब बनना चाहिए सब। तो जब भारत साइन कर देगा उसको बोलते हैं सिग्नेटरी। इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ एफएटीएफ, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आप देखते होगा कि इंडिया हैज रेटिफाइड आल्सो। रेटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं होता है, मैं आपको आज बता रहा हूं। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि इधर से आए ज्ञान लेके, अब इनको क्या करना होता है कि चूंकि इन्होंने इस कानून पे अपना हस्ताक्षर कर दिया है, तो इनको अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग और कानून से लड़ने के लिए खुद कानून बनाना पड़ेगा। तो खुद कानून बना के जब अपने देश में लागू कर देंगे, तब बोला जाएगा इंडिया हैज रेटिफाइड दिस लॉ। समझ में आई? पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? चलिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे एकदम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बड़ा समस्या है, सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, तुम्हारा पैसा तुमने गायब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना डैम का। ठीक है, ये सारी चीजें एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए लिखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बैंक का वो पैसा जिसपे कुछ नहीं हो रहा है, किसी को दे दिया, वो लेके बैठ गया खा गए। कितने दिन से ज्यादा? 90 डेज से ज्यादा। चलिए लिखिए जरा इसके बारे में थोड़ा सा। एन एसेट ऑफ बैंक
which is not producing any income is called as NPA। कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, खा के पैसा दबा के बैठ गया। लिखिए, बैंक यूजुअली क्लासिफाई NPA of any loan, any commercial loan which is having more than 90 days, 90 or more than 90 days, ठीक है, 90 days, more than 90 days overdue, 90 दिन से ज्यादा overdue हो गया है, overdue, ठीक। एंड कंज्यूमर लोन not more than 180 days। अगर किसी बैंक को दिया है, कॉमर्शियल बैंक के केस में अगर 90 दिन तक भुगतान नहीं हुआ है एनपीए, अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर तक भुगतान नहीं कर पाया, हो गया एनपीए। तो हम लोग जो किसी ने कृषि लोन लिया, किसी ने कार लोन लिया, 6 महीने गायब हो गए एनपीए हो गया वो, ठीक है। चलिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग बाग पैसे लेते गायब हो जाते हैं। एनपीए, पेमेंट मोड एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस, ये सब यूज कर रहे होगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वही भीम ऐप और यूपीआई। अब यूपीआई आ गया है तो कोई भी नंबर हो, कहीं से भी कोई भी ट्रांसफर आप कर सकते हो यूपीआई से, ठीक है, ये वाली बात। आरटीजीएस, एनईएफटी, ठीक है, ये जरा इसके फुल फॉर्म लिख लो, एनईएफटी के, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप देख लेना, जब आप करते हो ना बड़ा पैसा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक साथ भेजना हो तो आप ये सब यूज करते हो। किसी को अगर भेजना हो 5 लाख रुपए तो ये आईएमपीएस, 2 लाख तक आप पैसा फटाफट किसी को भी भेज सकते हो आईएमपीएस के थ्रू। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट, तुरंत पेमेंट सर्विसेज। 2 लाख तक किसी को भी तुरंत भेजना हो, आप आईएमपीएस कर दो उसको। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, एनपीसीआई और यूपीआई। ये देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये यूपीआई का कॉन्सेप्ट कौन डील करता है? एनपीसीआई डील करता है। पूछा जा सकता है आपसे कि जो यूपीआई यूज कर रहा है कौन डील कर रहा है? एनपीसीआई यूज कर रहा है, राइट। ये देखिए, ये एनपीसीआई, ये इसी की देन है, आज हम लोग ये सब यूज कर रहे, देखो आज इसी की देन है, एनपीसीआई की, ठीक है। चलिए, और कुछ बच रहा है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये सब कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा महंगाई कंट्रोल होती है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ओएमओ के द्वारा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय ओएमओ। एक मिनट रुकिए जरा, थोड़ा कुछ कंटेंट में देख लूं। चलिए, महंगाई कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को चाहिए होता है पैसा, आरबीआई को जब पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
मार्केट में बेचता है, उससे क्या आता है आरबीआई को पैसा, इधर पे आरबीआई के पास आया पैसा, ठीक है। जब आरबीआई के पास पैसा आ गया तो ये पैसा कैसे आ गया, इसका मतलब अब मार्केट में पैसा कम है। इनडायरेक्टली यही तो मतलब हुआ कि आरबीआई के पास अगर पैसा आ गया तो मार्केट में पैसा अब कम बचा, और पैसे की गर्मी जब कम होगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट होगा और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ये लॉजिक है, समझ गए बात। अब चलो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से कैसे कंट्रोल होता है वो जरा देख लेते हैं। ये सब तो हेडिंग डालिए, हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बस लास्ट टॉपिक पढ़ के खत्म कर रहे हैं आज का सेशन, काफी लंबा हो गया है। चलिए ठीक है, चलिए रेपो रेट, चलिए रेपो रेट पहले ही समझ लीजिए, आरबीआई टू बैंक शॉर्ट टाइम के लिए। तो अगर हम रेपो रेट बढ़ा देंगे तो बैंक के पास पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा, और बैंक के पास पैसा जब कम हो जाएगा तो लोन क्या करेगी, बैंक कम बांटेगी, मार्केट में पैसा कम जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अब जरा देखते हैं। ये रिवर्स रेपो रेट, इधर पे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि जब आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों से पैसे ले रहा है लेकिन हमेशा कम ब्याज पे लेता है, तो अगर आप ब्याज बढ़ा दोगे तो इधर आरबीआई के पास क्या होगा, ठीक है भाई। आरबीआई क्या कर रहा है रिवर्स रेपो रेट में, पैसा किससे ले रहा है, बैंक से ले रहा है। तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओगे तो वो इंटरेस्ट किसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, बैंक को। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो पैसा कौन कमाएगा, बैंक, इधर पे। तो पैसा इधर बैंक ज्यादा दे रहे हैं, पैसा ज्यादा दे रही है, इसका मतलब पैसा ज्यादा कमा रही है, मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट में पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, दूसरा लॉजिक जरा देखते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट होता है ना तो इधर पे ये पैसा दे रहा है बैंक, तो जब आरबीआई को पैसा दे देगा तो बैंक के पास तो पैसा कम हो गया ना। जब बैंक के पास पैसा कम हो गया तो लोगों को कैसे लोन बांटेगा, तो लोगों को पैसा नहीं देगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। सिंपल लॉजिक, ये सब लिख लीजिए वो बना बना के कि बैंक आरबीआई को दे देगा तो बैंक के साथ पैसा कम बचेगा, मार्केट में पैसा कम बचेगा और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे करके और बना बना के लिख लीजिए, बाद में याद और कुछ नहीं आने वाला है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, बाकी और कुछ है बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से मैंने काफी सेशन इंपॉर्टेंट ले लिया है। जरा देख लो आपके कुछ सवाल तो नहीं है। चलिए कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। एक सवा घंटे की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ आज पढ़ाया हुआ है, आपके बहुत सारे क्रिस्टल क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इन्फ्लेशन, ये सब बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज एज ए विजिलेंट नागरिक भी आपने सीखा, आज एज ए स्टूडेंट भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, आपका जो नॉलेज इधर पे था ना वो जरूर इंप्रूव हुआ होगा। ठीक है, चल तो एक बार देख लेता हूं कुछ छूट तो नहीं रहा है। पढ़ा दिया पढ़ा दिया पढ़ा दिया, ठीक है सब पढ़ा दिया। एक मिनट पानी पी लो जरा। पूजा जी का कुछ सवाल आया है, आरबीआई बैंक को एमएसएफ इंटरेस्ट पे देता है क्या। एमएसएफ हम कम दे रहे हैं, इमरजेंसी में दे रहा है, बिल्कुल इमरजेंसी में देगा तो पैसा लेगा ही,
आरबीआई इतना मतलब इतना सीधा नहीं, पैसा देगा तो लेगा इंटरेस्ट। किसी का और कोई सवाल है प्लीज फटाफट पूछ लीजिए। आई थिंक इट्स लेट नाइट बट कोई इशू नहीं है। हमेशा अपने आप को दिन ब दिन बेहतर बनाइए, बस अपने आप को अपग्रेड करिए। आई कैन गारंटी यू कि जो लेवल है ना कंपटीशन का, ये आपका लेवल आपने यहां से स्टार्ट किया ना, ऐसे ऐसे मैच करते करते ऐसे मैच होगा, और जिस दिन ये फ्रीक्वेंसी मैच हुई उस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे इजिली। इट्स वेरी सिंपल फंडा कि जो स्टैंडर्ड है सिलेक्शन के लिए आप उस मानदंडों को पूरा करिए, सिंपल सी बात है। आपका लेवल इधर पे अभी चाहिए इधर लेवल, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इधर पे मैच करना पड़ेगा, और वो तभी मैच होगा जब अपने आप को 1% भी एटलीस्ट आप बेहतर बनाएंगे तो। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जो लोग क्लास के नंबर को लेके बोलते हैं सर नंबर ऑफ क्लासेस, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्लासेस, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। जो लोग भीड़ चाल चल रहे हैं वो हमें नहीं चलना है। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। वो हम नहीं है जो वो हैं, ठीक है। वी आर समथिंग डिफरेंट एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये वही बच्चे महसूस करेंगे जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जो नए बच्चे उनको तो अंदाजा ही नहीं है कि नहीं मार्केट में इतने कम प्राइस में इतना बेहतर टीचर पढ़ा रहा है, हमें जीएस भी जबरदस्त पढ़ा रहा है, फार्मेसी भी जबरदस्त पढ़ा रहा है। पता कैसे लगेगा लोगों को जब आप बताएंगे तब, ठीक है। संकल्प बैच है, आप उसको जो है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन वगैरह सब बताइए थोड़ा सा लोगों को। ठीक है, आप सभी को पता है कि फार्मा पाथफाइंडर्स हमारा ऐप है, वेबसाइट भी है, .in भी है, .com भी है, ये सारी चीजें, ठीक। ये फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप को आप इंस्टॉल करिए, और जो भी आपको जितनी भी चीजें चाहिए होंगी आप यहां से सारी चीजें, फार्मासिस्ट का ये सारी फार्मासिस्ट का आपको पता है पूरे इंडिया में सबसे ट्रेंडिंग संकल्प बैच है, गुजरात का और सबका बैच है, स्टोर ऑप्शन में आके वहां से कर लेना ये सब सारी चीजें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जो नोन में है उनको एक बार जरूर आप बताइए प्लीज, क्योंकि उन लोगों का पैसा बचेगा, वो बेहतर, सबसे बड़ी बात है वो बेहतर मेंटर से पढ़ पाएंगे, उनको बेस्ट टीचर मिलेगा कम से कम एटलीस्ट। आईएमएफ से परसेंटेज वाइज नहीं सारी चीजें ली जाती हैं, आईएमएफ का एक राइट होता है निकालने का। देखो आईएमएफ क्या है, अलग से पैसा नहीं लेके आ रहा है, हर देश का ना औकात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से फंड बना हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो भारत की जितनी हैसियत है उसके हिसाब से, तो जो आईएमएफ से पैसा लिया जाता है ना वो एसडीआर के फॉर्म में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के फॉर्म में लिया जाता है। जिस देश की जितनी हैसियत होगी उतना ही पैसा वो निकाल पाएगा आईएमएफ से, उसको बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर लिमिट। ठीक है, आप पढ़िएगा इसके बारे में कभी एसडीआर क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, राइट। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपके जितने भी नोन हैं, जितने भी लोग, उनको लोग बाग को बताइए ताकि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। बेस्ट टीचर, पैसा तो जो भी पैसा दे के कहीं भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट बेस्ट टीचर से पढ़े, अच्छे टीचर से पढ़े, अच्छी चीज पढ़े, ठीक है। मुझे बताना जरूरी है क्योंकि नहीं बताऊंगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो दिस मच इंफॉर्मेशन यू नीड टू पास, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाकी कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, जो लोग नए हैं जैसे आईफोन पे यूज कर रहे हैं तो माई इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा आपको, माई इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए आप, ORG कोड में RBZQT ये कोड डालेंगे, आईफोन पे चलने लगेगा एप्लीकेशन। ये एंड्रॉइड पे डायरेक्टली फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से अवेलेबल है, आप सभी को पता है। लैपटॉप पे एक्सेस के लिए मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लैपटॉप एक्सेस चाहिए होगा, तो मुझे आप कनेक्ट करिएगा 9519980214 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इधर पे कनेक्ट करोगे आप तो आपको व्हाट्सअप का एक्सेस भी मैं लिंक वगैरह जनरेट करके शेयर करवा दूंगा, राइट। तो ये नंबर भी सेव कर लीजिए, आपको कुछ भी अगर लैपटॉप एक्सेस चाहिए यू कैन टेक द लैपटॉप एक्सेस, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग द सेशन। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।